साथ आज हमारे साथ दिग्विजय चौहान जी हैं, जिन्होंने अभी पिछले दिनों में डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा था बीजेपी की उस टिकट से। चौहान जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम चौहान जी, आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसे राजनीति में आए और किस तरह से आपका राजनीति में पदार्पण हुआ। देखिए, मैं जो पृष्ठभूमि है वो थोड़ी राजनीतिक है। मेरे पिताजी स्वर्गीय दौलत राम चौहान जी शिमला विधानसभा क्षेत्र से 1967 से लेकर जो है 1986 तक जो है वो एमएलए रहे, और इस कारण जो है मेरा उस परिवार में जन्म हुआ। तो जब भी मैंने होश संभाला, उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र जो है हमारा घर रहा है। और जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैं सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से जुड़ा रहा। और उसके बाद जो है जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में, तो वहाँ भी हमने हिमाचल के जो भी लोग वहाँ पे पढ़ने आते थे उनके साथ मिलकर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हिमाचल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। और उसका जो कार्यक्षेत्र था वो सांस्कृतिक और खेल से जुड़ा हुआ था, तो उसमें भी मैंने सक्रियता से भाग लिया और वहाँ मैं उसका एक फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूँ। और 2002 में जब मैं शिमला आया तो उस दौरान मुझे मौका मिला नगर निगम के चुनाव में कल्लोग वार्ड से प्रतिनिधित्व करने का। और उन 5 सालों के लिए मैं कल्लोग क्षेत्र से पार्षद रहा हूँ, और उसके साथ ही मैं भाजपा के ज़िला कार्यकारिणी में भी सदस्य के तौर पर रहा। और इस बार जो है पार्टी ने एक युवा प्रत्याशी मुझे बनाकर पार्टी ने जो अपना एक आशीर्वाद मुझे दिया और इस काबिल समझा कि मैं इस क्षेत्र में काम कर सकूं और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सकूं। चौहान जी, एक चीज़ और, आप अपनी हार को किस उस नज़रिए से लेते हैं कि आपकी हार के कारण क्या रहे? देखिए, मैं वैसे तो ये समझता ही नहीं कि मैं हारा हूं, क्योंकि जिस तरह का अपार जन समर्थन मुझे इन चुनावों के दौरान मिला, तो मैं उसे अपनी हार जो है कतई उसे मैं अपनी हार नहीं समझता हूँ। क्योंकि बहुत लोग जो हैं हमारे साथ, उन्होंने हमारे पक्ष में मतदान किया है, और मैं शिमला शहर में ही पला बड़ा हूँ और इसकी समस्याओं से भलीभांति परिचित हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक निरंतर प्रयास करता रहूँगा। जो कह रहे हैं कि हारने के बावजूद भी मेरा लोगों से हमेशा ही जुड़ाव रहेगा और उनकी जन समस्याओं को मैं हमेशा उठाता रहूँगा। कुछ कारणों का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि जो थोड़ा सा समय हमें जो इस दौरान नगर निगम चुनाव में जो मिला, उस दृष्टि से हम बहुत लोगों के पास जा नहीं पाए, और जिस वजह से बहुत लोग जो हैं अपनी बात हमें कह नहीं पाए। और अगर वो बात अपनी कहते तो हमें उन कुछ समस्याओं का मतलब हम निदान के बारे में बताते। तो शायद ये कारण रहा है कि प्रमुख कारण रहा है कि हम लोग बहुत लोगों के पास जो है जनसंपर्क अभियान के दौरान पहुंच नहीं सके। चौहान जी, आपने एक पर्यावरण संरक्षण समिति भी बना रखी है, मेरे ख्याल से जुबल में बनाई हुई है। बिल्कुल खाई। और पर्यावरण को लेके आपका एक अच्छा नज़रिया रहा है। तो शिमला में पर्यावरण की जो हालत है इस वक्त, जो है जो अपनी कंक्रीट का जंगल बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही हैं और पेड़ कट रहे हैं, तो उसके बारे में आपके जो मैनिफेस्टो था उसमें आपके क्या क्या आपने मुद्दे रखे थे उसमें? देखिए, मैं पिछले कई वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और जुब्बल कोटखाई में हमने एक पर्यावरण संरक्षण समिति, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, वो हमने कुछ वर्ष पहले बनाई थी। और उसका मुख्य कार्य जो है पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण का संरक्षण करना है। उसके साथ साथ वहाँ हम जो हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर, जिसमें अलग अलग जगहों पे चिकित्सा शिविरों का आयोजन, और जो हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो चीज़ें हैं, बागवानी क्षेत्र से संबंधित चीज़ें हैं, उसके भी हमने कई सेमिनार और कई जो कार्यक्रम हैं हमने उन क्षेत्रों में किए। जहाँ तक शिमला का सवाल है, हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि शिमला एक ऐतिहासिक और शिमला प्रदेश की राजधानी है। इसका एक वैभवशाली इतिहास रहा है, और पर्यावरण की दृष्टि से हमें लगता है कि इसका जो पर्यावरण है उसको संजो कर रखना है, और साथ ही साथ इस शहर में एक विकास की गति को भी गति प्रदान करनी है, ताकि आने वाले समय में जो यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं यहाँ जनसाधारण को चाहिए, उसमें भी एक विकास आए, उसमें गति आए, और पर्यावरण और इसकी हेरिटेज दोनों को हम संजो के रखें, उसको संरक्षित रखें। आने वाले समय में जैसे आपने देखा है कि इस वर्ष जो है शिमला के लगते क्षेत्रों में भी कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई हैं, तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि उन क्षेत्रों को भी हम दोबारा से वनों उसमें पौधारोपण करें और उन क्षेत्रों में भी नए वन लगाएं। उसके साथ साथ जो है डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल हम तैयार करें जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो।
क्योंकि इस दृष्टि से मुझे लगता है कि शिमला जो लोग सैलानी घूमने आते हैं, जो यहाँ का स्थानीय निवासी भी है, उसके लिए जो शिमला का पर्यावरण है और उसका जो वातावरण है, उसको बचाना सबसे जो है प्रमुख हमारी जो है लक्ष्य रहना चाहिए। और उसके लिए भी मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में जब भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम होते हैं, उसमें लोगों की सहभागिता से हम अलग अलग स्थानों पे जो है वृक्षारोपण के कार्यक्रम तय करें और उनका संरक्षण करें और उसकी देखभाल भी करें, ताकि आने वाले समय में जो शिमला का जो वातावरण है वो एक स्वच्छ वातावरण के तौर पे हमें मिले। चौहान जी, एक चीज़ बताइए, ऐसे कम्युनिस्टों ने अभी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पे वो आसीन है, तो क्या वो उनको आपको भाजपा का सहयोग मिल पाएगा आगे जो शिमला के भलाई के जो कार्य हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका निवारण करने के लिए क्या भाजपा और कांग्रेस उसमें उनको सहयोग कर पाएगी या वो ले पाएंगे? देखिए, ऐसा है, इस वक्त जो एक जो जनादेश आया है वो एक खंडित जनादेश है, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर जो हैं वो तो वामपंथी दलों से आए हैं, पर जो प्रमुख विपक्षी दल जो हैं, जिसमें मतलब जो कांग्रेस और बीजेपी की जिनका काउंसलर जो जीते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक 12 पार्षद जीते हैं। तो एक तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उनका तो सारा का सारा ये रहेगा कि वो अपने वार्ड स्तर पे भी जो हैं पार्षद जीते हैं, वो विकास के कार्यों में सहयोग देंगे। और जितने हमारे पार्षद चुनाव लड़े हैं और मेयर और डिप्टी मेयर के जो कैंडिडेट्स थे, उनका भी प्रयास रहेगा कि वो अपने वार्ड स्तर पे जो हैं विकास कार्यों में गति लाएं और शिमला शहर में जो मूलभूत सुविधाएं हमने अपने पार्टी मैनिफेस्टो में भी दिया था, या जो हमें सामाजिक तौर पे या जो राजनीतिक तौर पे जो कार्य करने हैं, उससे जन समस्याओं को हम हमेशा उठाते रहेंगे। और ये सभी हमारे पार्षदों का और जो लोग इन चुनावों में चुनाव लड़े हैं, उनका ये दायित्व है और कर्तव्य भी है। इसके अलावा जो सहयोग की बात है, उसमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों का नगर निगम और उसके शहर के नागरिकों के लिए रहेगा। और मेरा ये मानना है कि अगर मेयर और डिप्टी मेयर भी स्थानीय पार्षद जो हमारे जीते हैं कांग्रेस और बीजेपी के, उनके सहयोग से अगर नगर निगम को चलाएंगे, तो वो शहर के निवासियों के लिए तो बहुत बड़ा एक एसेट रहेगा। पर अगर वो लोग सभी लोग जो हैं अगर अपने अपने कार्यक्रम तय करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर उसमें विकास में बाधा आएगी। वही चौहान जी, एक चीज़ और है इसमें ना, आपकी व्यक्तिगत राय के मुताबिक शिमला में आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, वैसे तो शिमला जो है एक समस्याओं का एक शिमला में जो है अंबार लगा हुआ है। इसमें पेयजल की समस्या, सड़कों की समस्या, पार्किंग की समस्या, अनेक समस्या हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल जो गर्मियों के दिनों में जो है शिमला में सबसे प्रमुख समस्या जो रहती है, वो रहती है पीने के पानी की समस्या, कि उससे हर व्यक्ति जो है रूबरू होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिमला के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए जो आने वाले समय में भी शिमला की जो पेयजल योजनाएँ हैं, इस तरह से बने कि आने वाले 25 वर्ष या 30 वर्ष या 50 वर्ष के लिए भी जो वो है, वो यहाँ का जो स्कीम बने, वो जलापूर्ति जो है पूरे शिमला शहर के लिए कर सके। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि एक समस्या को हम प्रमुखता से ले सकते हैं, पर बाकी समस्या जो है वो भी कम विकराल नहीं है। जिसमें आपने देखा है कि हमारा जो यूथ है या जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, इन लोगों के लिए भी शिमला शहर में जो है कोई बहुत ज़्यादा बच्चों को खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है यहाँ पे। और जो यूथ है उसके लिए भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ उनकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा आज का जो यूथ है उसमें भटकाव बहुत है, और उस भटकाव की वजह से या जो उसकी एनर्जी जो चैनलाइज नहीं हो रही है, उसकी वजह से वो जो किसी विसंगतियों में जा रहे हैं, या ड्रग्स का जो है वो बहुत ज़्यादा है, या बच्चों में जो है माँ बाप के प्रति या समाज के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बन पा रहा है। तो उसका भी प्रमुख कारण यही है कि शिमला में कोई इस तरह की सुविधाएं युवाओं के लिए नहीं है, जैसे अच्छे जिम्नेजियम, या जो शाम को समय जो है व्यक्ति अपना समय उसमें गुजार सके, और उनके लिए कोई कल्चरल एक्टिविटीज़, उसके लिए कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म शिमला के शहर के लिए वासियों के लिए नहीं। और उसी के साथ से जो बुज़ुर्गों के लिए बैठने के लिए कोई पार्क, उनके लिए कोई जन सुविधाएँ। तो कहने का मतलब मेरा ये कि बच्चे, बूढ़े और जवान, इन तीनों के लिए भी जो है शिमला में भी एक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। और पार्किंग की समस्या जो दिन प्रतिदिन जो है एक विकराल रूप धारण कर रही है, उसका भी अगर समय रहते एक योजना के तहत कोई निदान के लिए कोई प्रयास अभी नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में इस शहर में जो है पार्किंग भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप धारण करेगी। तो जी, अभी आपने गत दिनों में चुनाव भी लड़ा है, इसमें आप मीडिया मैनेजमेंट को किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या
हार का कारण एक मीडिया मैनेजमेंट भी रही होगी। देखिए, मीडिया जो है एक मुख्य स्तंभ है और राजनीतिक दृष्टि से मुझे लगता है कि और आजकल तो जैसे पैसा फेंको और वही है कि तमाशा देखो, वही हिसाब है मीडिया का भी। तो कैंपेनिंग में मीडिया मैनेजमेंट में भी कमी रही होगी कुछ ना कुछ। देखिए, मीडिया जो है ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने भी मीडिया के साथ जो है एक अच्छा संपर्क बनाए रखा और मीडिया में जो मेयर और डिप्टी मेयर के साथ साथ जो है पार्षदों जो नगर निगम में चुनाव लड़े पार्षदों की कवरेज भी आई है। और ये मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज की राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से। तो मीडिया का मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल है उसे और हम जिसको बोलते हैं उसमें और ज़्यादा जो है उसकी योजना बनाएं और उसको प्रमुखता से जो है अपने जो भी पार्टी के कार्यक्रम हैं और जो उसकी नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाएं। और आने वाले समय में भी जैसे अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं कुछ महीनों में, तो उसमें भी हम कोशिश करें कि उसका जो प्रारूप है उसको आज से ही तैयार करें और आने वाले समय में पार्टी के जो भी कार्यक्रम है उसको जो है जन मानस तक पहुँचाने के लिए मीडिया को हम एक प्रभावी रूप से उसका उपयोग करें। चौहान जी, पर मीडिया भी आजकल उन्हीं की गाता है जो उनको खिलाता है, तो इसमें आप कैसे मीडिया को मैनेज करेंगे? देखिए, मीडिया का भी एक मुझे जो आदमी काम करता है उसको मीडिया मेरे ख्याल से कवर करता है। उसमें मीडिया को अगर कहीं से कोई पैसा मिलता है तो उसी को नेचुरली कवरेज दी जाती है। फ्रंट पेज की स्टोरी वही बनता है जो जिसने जितना ज़्यादा पैसा दिया होता है। तो उसमें आप या तो पैसा खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे तो आपको कवरेज नहीं मिलेगी, तो फिर उसमें आप अपने आप को कहाँ रखते हैं? देखिए, ऐसा है, वैसे तो समाज में मीडिया की भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समाज का दर्पण मीडिया के द्वारा ही लोगों को पता लगता है। तो मीडिया की एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अपना एक मॉरल ड्यूटी भी है उसकी कि वो समाज में हो रहे कार्यक्रमों को एक सही रूप में उसका प्रचार प्रसार करें। ये बात ज़रूर है आपकी कि जो आज के दौर में मीडिया में जो पेड न्यूज़ का एक चलन बढ़ा है वो एक मीडिया के लिए भी एक खतरे की घंटी है। मुझे ऐसा लगता है जो एक सकारात्मक सोच में जो मीडिया या जो जर्नलिज्म में जो लोग काम कर रहे हैं और एक ईमानदारी से जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी इस विषय में एक सोचना चाहिए कि जो मीडिया है किस दौर में जा रहा है। मैं जानता हूँ ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जो आज मीडिया है उसमें भी एक व्यावसायिक रूप धारण कर लिया है और मीडिया को चलाने के लिए उनका अपना एक बजट होता है और वो जब तक किसी से वो बजट की राशि उन्हें नहीं मिलती हैं तब तक मीडिया भी जो है एक अपना जो है अपने उनके जो खर्चे हैं उसको पूर्ण नहीं कर पाता है। तो आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इस विषय में एक गंभीर रूप से देखना चाहिए कि वो किस तरह से दोनों जो हैं आपस में समन्वय बिठाएं और एक दूसरे का जो की मदद लें। और जिस तरह आपने कहा कि आने वाले समय में जो जिस तरह से जो मीडिया में जो एक प्रचार बढ़ रहा है कि भाई जो लोग ज़्यादा पैसा देते हैं उन्हीं की खबर छपती है, मुझे ऐसा लगता है कि खबर जो है वो अगर आप प्रमुखता से उठाएंगे तो खबर वही बनती है जो समाज से लोग जुड़ी हुई समस्याओं को का जो समाधान करने के लिए आगे आते हैं वो सबसे बड़ी प्रमुख खबर है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मीडिया में लोग बैठे हैं वो इस चीज़ का संज्ञान लेते हैं कि जो लोग व्यक्ति जो हैं समाज की ज्वलंत समस्याओं के प्रति जागरूक हैं उसके प्रति जो हैं वो संवेदनशील रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मीडिया के मित्रों को भी ये समझना चाहिए कि पेड न्यूज़ जो है वो सिर्फ एक कुछ क्षणों के लिए या कुछ समय के लिए तो ये कारगर हो सकती है, पर आने वाले समय में व्यक्ति जो नागरिक हैं जो जनता है वही चाहेगी जो वास्तविकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को भी आने वाले समय में अपने एक इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। हाँ जी, हिम समाचार से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।